नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक बार फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान साहब से कराने जा रहे हैं और जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के विरुद्ध जो 3 कानून वापस लिए थे, उसके बाद अब किसानों की खास तौर से कौन सी समस्याएं और बाकी रह गई हैं और किस तरीके से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और अतुल कुमार अंजान साहब सब लोग मिलकर क्या करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं अतुल कुमार अंजान साहब से। नमस्कार। नमस्कार, आदाब। सबसे पहला सवाल कि राकेश टिकैत कल प्रयागराज में थे और पूरे राष्ट्रव्यापी दौरे पे वो भी निकले हैं। उधर जो है चंदूरी जी भी जो है किसान नेता के तौर पे जो है संघर्ष कर रहे हैं। आप भी किसानों को एकजुट करने के बाद पूरी तरह से जो है उनकी भलाई के लिए एमएसपी लागू करने के लिए और किसानों की अन्य जायज मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। मेरा सवाल यह है कि इस संघर्ष का नतीजा कब तक निकल आएगा और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के बाद किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए साहिल साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने किसानों के इस सवाल को उठाने की कोशिश की और हमसे बातचीत की। जी, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर ऐसे लोगों की सरकार चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, जो झूठ बोलने के लिए पीएचडी और डीलिट और एमडी साथ किए हुए। जी, एमबीबीएस इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये एफआरसीएस भी है और एमआईसीपी भी है। जी, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। आपको याद दिलाएं, देशवासियों को याद दिलाएं, श्रोताओं को याद दिलाएं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय दोगुनी करके दम लूंगा। जी, बिल्कुल कहा था। दोगुनी की बात छोड़िए, ये भी एक जुमला निकला। जी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दूंगा, देश के अंदर 100 दिन के अंदर विदेशी धन, काला धन वापस ले आऊंगा, महंगाई को नटबोल्टू जाम कर दूंगा और देश एक नए रास्ते पर चल निकलेगा और देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बेकार नहीं होगा। जी, देश के ऊपर विदेशी कर्जा लाद दिया। आज 3 चीजों से देश के सरकार की, ये मोदी की कमाई हो रही है। जीएसटी लाद दो। जी, 5% आटे पर जीएसटी, उस आटे की रोटी बन जाए तो 10% की जीएसटी, और उसी आटे से अगर कहीं पराठा बन जाए तो उस पर 18% की जीएसटी। जी, और कोहिनूर क्यों खरीदो, होइए के जाकर के हीरा खरीदो जाकर के, जी, तो 1.5% की जीएसटी। जी, अभी जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हुई, बड़ा उन्होंने हम पर एहसान किया। जी, हाँ, अरे वाह, शिक्षा को हम सब तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हाँ? क्या हुआ जीएसटी के अंदर? यानी वो जो पेंसिल होती है, पेंसिल, उस पेंसिल के ऊपर 18% की जीएसटी, उसको घटाकर 12% कर दिया। और पेंसिल को जो उसके अंदर से लेड निकाला जाता है, उसको जो पेंसिल को जिसके अंदर उसकी वो होती शार्पनर, जिससे पेंसिल को बनाया जाता है, उस पर भी 18% की जीएसटी। इंक पर जीएसटी, कागज पर जीएसटी, किताब पर जीएसटी, क्योंकि पढ़ने लिखने के हर सामान पर जीएसटी, स्कूल की वर्दी पर जीएसटी, टाई पर जीएसटी, जूते पर जीएसटी, मोजे पर जीएसटी, स्कूल के बस्ते पर जीएसटी। वाह रे अंधेर नगरी चौपट राजा, टके फिर भाजी टके फिर खाजा। अरबों खरबों लाखों लाख करोड़ रुपया अडानी से लेकर के और मेहुल चौकले तक और नीरव मोदी से लेकर के ललित मोदी तक लेकर भाग गए। बस अगले 4 महीने में उनका प्रत्यार्पण हो रहा है। एक एक मुकदमे पर नीरव मोदी पर यहाँ से दिल्ली से वकील जाते हैं। 15-15 करोड़ रुपया जाकर इंग्लैंड में उनकी 5 सितारा 7 सितारा होटलों में रहते हैं, उस पर खर्च किए जाते हैं और आज तक तो आया नहीं। सारे बैंकों को कंगाल कर देने की साजिश चली गई है, साजिश चल रही है, चलाई गई है और सारे बैंकों को कंगाल करके दम लेंगे। और तब बताओ, गौर करो, सरकारी विभाग की
सरकारी विभाग के नौकरों की तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह स्टेट बैंक से नहीं, पंजाब नेशनल बैंक से नहीं, बैंक ऑफ इंडिया से नहीं, एचडीएफ बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेट बैंकों से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बांटी है। जब सरकार ही अपने ही बैंकों को तबाह करने पर जुड़ी है, जब माता ही कुमाता हो जाए, जब माता ही अपने बच्चों को दूध न पिलाए, तो बच्चा जिएगा क्या? देश बर्बादी के रास्ते पर अब चल नहीं रहा है, अब फिसल रहा है, बर्बादी के रास्ते पर फिसलता जा रहा है। सर किसान पर कहा, क्या कहा? क्या कहा? हम समझौता कर रहे हैं, देश के किसानों से हम माफी मांग रहे हैं, 3 काले कानून वापस ले रहे हैं, और उसके बाद क्या किया? हम 1 महीने में कमेटी बना देंगे एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने के सवाल पर, किसानों की कर्ज माफी के सवाल पर, कृषि लागत दर को घटाने के सवाल पर, कृषि उत्पादन और उत्पादकता को पूरा करने के सवाल पर, शाक भाजी से लेकर फल उद्यान को आगे बढ़ाने के लिए, पशु और चिकित्सा और मत्स्य पालन को, कुक्कुट पालन को आगे बढ़ाने के लिए, किसान की आमदनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। क्या हुआ? कमेटी ही नहीं बनी। 1 साल बाद कमेटी बनी तो उसके अंदर 29 आदमी रखे गए। 29 आदमी में भारत सरकार के सचिव, कृषि विभाग के तमाम विभागों के सचिव, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, सरकार के आईसीआर के ताबेदार, और उस स्थान पर 3 आदमी फिर किसान मोर्चे के प्रतिनिधि। 26 आदमी फैसला करेंगे सरकार के समर्थन में, और 3 आदमियों की बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। हमने इस कमेटी का बहिष्कार कर दिया जी। अब तो लड़ाई होगी। जिंद में अभी हाल में हमने 9 फरवरी को रैली करके तय किया है जी कि हम दिल्ली की संसद पर फिर से एक बार धरना डालेंगे। 2024 लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। या तो खेत बचेंगे या खेत तबाह हो जाएंगे, या किसान बचेंगे या पलासी का मैदान हो जाएगा। सर क्या होगा नहीं कहा जा सकता। सर एक सवाल, इतनी सब अव्यवस्थाओं के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार बनने की ललक में है, प्रयास में है, और दावा भी कर रहे हैं कि हम ही वापस आएंगे। ऐसे में विपक्षी दलों और खास तौर से आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है बिहार में सरकार बनवाने में, नीतीश और लालू के बेटे को एक साथ लाने में। ऐसी स्थिति में विपक्ष को क्या करना चाहिए कि ये सरकार अपनी मनमानी ना कर पाए और देश को बर्बाद ना कर सके? देशवासियों से, आपसे और समझ इस देश में लोकतंत्र में और हिंदुस्तान के आईन में, संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों से ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है जी। लॉर्ड कॉर्नवालिस से लेकर के अंग्रेजों के राज में जी लॉर्ड माउंटबेटन तक रहे 150 साल तक। जी क्या लड़ाई रुक गई थी? क्या जी आजादी की लड़ाई खत्म हो गई? एक नहीं, 20 लॉर्ड आ गए, वाइस रॉय आ गए। जी। यहाँ भी आदरणीय वाइस रॉय जुमा, जोका जुमा मालूम है? साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे 2 बार, और 2 बार राष्ट्रपति थे, और भ्रष्टाचार ऐसा किया कि आज साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की जेल में लाइन लगा करके कटोरा लेकर के जेल में खाना खा रहे हैं। जोका जुमा है भारत के भारत के जोका जुमा है नरेंद्र मोदी। बस पकड़े जाने की देर है। तो क्या ये माना जाए, तो क्या हम अपना दिल छोटा नहीं करें, लड़ाई चलेगी। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2024 में सत्तासीन होने के बजाय तिहाड़ जेल में नजर आएंगे? मैं इस सबको कुछ नहीं जानता। मैं कानून जानता हूँ, आईपीसी जानता हूँ, सीआरपीसी जानता हूँ। वो काहे को ले जेल में जाएंगे? जाने से पहले सारे विपक्षियों को जेल में डाल देंगे, आखिरी कोशिश करेंगे। हर वक्त वो कभी सेना और पुलिस की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाते रहते हैं। इसलिए मैं नौजवानों से, किसानों से, गांव के लोगों से और पढ़े और बुद्धिजीवियों से कहता हूं, क्या कलम घसीटू काम कर रहे हो? क्या बैठ करके लोगों को राय मशविरा दे रहे हो? सड़क पर उतरो, लोकतंत्र नहीं रहेगा, कलम छिन जाएगी। मैं देश के पत्रकारों के बारे में ज्यादा कुछ कहने साहब,
तो गाना गा रहे हैं सुबह उठते ही देश के मीडिया हाउस के मालिक जो हैं जब खड़े होते हैं अपने शीशे के सामने तो सिंगार पेटी ले आते हैं और सिंगार पेटी से वो पुरुष जो है 2 चुटकी सिंदूर लेके अपने मांग में डालते हैं और कहते हैं तुम्हारे नाम की जय, तुम्हारे काम की जय, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें। चल दिए हैं बीजेपी के साथ, चल दिए नरेंद्र मोदी को अपना। बीजेपी में तो ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे उस पार्टी में कोई जान ही नहीं, उसमें सिर्फ 4 आदमी की पार्टी रह गई है। यहाँ तो कांग्रेस में 1 दर्जन दिखाई देते हैं, बीजेपी में तो 4 दिखाई देते हैं। 2 नहीं अब 4 हो गए हैं। वो चारों आप जानते हैं कौन है, वही बीजेपी चलाते हैं, वही देश की दौलत के ऊपर भी कब्जा किए बैठे। लेकिन एक बात जरूरी है कि जनतंत्र के बिना काम नहीं चलेगा। अंजान साहब एक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है जी। हो रहा था कि कांग्रेस के अंदर जनतंत्र को नए तरीके से फूंक कर आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ जनतांत्रिक परंपराएं जो कांग्रेस की थी वो भी समाप्त करके सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष की गोद में डाल दिए गए, जैसा एक जमाने में इंदिरा गांधी के हाथ में होता था, जैसा एक जमाने में सारे अधिकार जो है वो नरसिम्हा राव ने अपने पास समेट लिए थे। ये कौन सा तरीका है? देश में लोग इसी सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलने लगती, इसी सब चीजों से नरेंद्र मोदी ताकत पाते हैं। इसलिए आज विपक्ष को सबको एकताबद्ध होकर के न्यूनतम कार्यक्रम बना करके 2024 का सामना करना पड़ेगा। अभी से करेंगे, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि चुनाव के पहले जनता पार्टी कैसे बनी थी, चुनाव से 1.5 महीना पहले बनी थी और आ गई सत्ता में, और नीतियों में टकराहट हो गई इसलिए चली गई सत्ता से। इसलिए नीतियों में साफ साफ समझदारी पैदा करो, एकता पैदा करो। 3 चीजें करने से हमको सफलता मिलेगी। एक साफ साफ राजनीतिक आर्थिक समझदारी होनी चाहिए। दूसरी, सभी विपक्षी नेताओं के बीच में आम सहमत के द्वारा निर्णय होने चाहिए। तीसरी, जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। और चौथा, नेतृत्व के साथ ही राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को समाहित एडजस्टमेंट करने के साथ चलेंगे तो एक मजबूत विकल्प हो जाएगा जो हर चीज की चुनौती का सामना करके जनता की भावनाओं को सत्ता पर बैठा देगा। सर आपको क्या लगता है 2024 से पहले विपक्ष जो है एकजुटता दिखाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए को मजबूत जो है शिकस्त देने के लिए विकल्प स्थापित करेगा? विपक्ष के पास और कोई दूसरा काम नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। विपक्ष को अपनी नीतियों के आधार पर एकता बनानी ही पड़ेगी, और अगर नहीं बनानी तो विपक्ष को विपक्ष रहने की जरूरत नहीं है। ये सड़े हुए आलू के बोरों की तरह किनारे पड़ा रहेगा। सर एक सवाल, ये संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो है किसानों के जो है सैकड़ों संगठन हैं, लेकिन हर प्रदेश के किसान की अलग समस्या है। कल राकेश टिकैत साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा काम जो है 25 साल के लिए किसानों की एक नीति बनाना है। सरकार चाहे किसकी भी हो, हम वो चाहेंगे कि किसानों का, मजदूरों का भला हो। लेकिन कई बार देखने में आता है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी अलग अलग राग अलापते हैं, उससे किसान की यूनिटी पे क्या नकारात्मक असर नहीं पड़ता है? देखिए, किसानों के लिए कोई नया दस्तावेज बनाने की कोशिश करे तो करें, पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने की जरूरत है। इसका किसान बहुत बड़ी संख्या में है। क्षेत्रीय स्तर पर समस्याएं बदल जाती हैं। अब तो पर्यावरण बदल रहा है तो खेती किसानी का पुराना तौर तरीका, रंग रूप भी बदल रहा है। कभी एकदम से जाड़ा, कभी एकदम से गर्मी, जाड़े के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में जाड़ा, अनावश्यक वर्षा। देखिए, स्वामीनाथन आयोग ने इस देश के अंदर पहला कमीशन था जिसने बड़े विचार विमर्श के बाद वो दस्तावेज दिया है। खाली उसमें यही नहीं कि खेती किसानी कैसे हो, उसने कहा किसानों, खेती किसानी में नौजवानों को कैसे आकर्षित किया जाए, खेती किसानियों में महिलाओं को कैसे आयोजित किया जाए, खेती किसानी के माध्यम से गाँव से पलायन को, शहरों से पलायन को रोका जाए। पलायन को रोकने से शहरों का भी विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास होगा। देश के अंदर सांस्कृतिक और साहित्यिक काम को भी किसी चीज में जोड़ना पड़ेगा। देश के अंदर जो है खेती किसानी को जो है विविधताओं से जोड़कर, विज्ञान और तकनीक से जोड़ करके इसे अत्याधुनिक बनाने के साथ साथ इसे पारंपरिक भी बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों का सम्मिश्रण करके होगा। तो इसलिए
कोई अगर कोई नया दस्तावेज बनाना चाहता है उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन दस्तावेज बनाकर लोगों के अंदर मतिभ्रम नहीं पैदा करने की जरूरत है। स्वामीनाथन कमीशन देश के किसानों के लिए ही सबसे बड़ा जीवन मरण का एक दस्तावेज है, वो लागू होगा तो जीवन मिलेगा। जिस तरह से अगर हवा चलती है तो बदन सूखता है, जिस तरह से हवा चलने से ये पत्ते हिलते हैं, वैसे अगर स्वामीनाथन आयोग लागू होगा तो पत्ते हिलेंगे तो गांव में खुशहाली की बहार बहेगी। सर एक सवाल, स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो जो है बीजेपी शासन से पहले आ गई थी, कांग्रेस शासित केंद्र सरकार ने भी उसको नहीं लागू किया। इसका क्या ये मतलब माना जाए कि किसानों के विरोधी दोनों दल हैं? निश्चित रूप से पूरी तरह से विरोधी हैं। क्यों नहीं कांग्रेस ने लागू किया? कांग्रेस तो इसके बारे में बताए ना कि क्यों नहीं लागू किया। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, वो उनके बड़े बड़े जो कृषि मंत्री जो है उनसे पूछिए, उनके जो कृषि क्षेत्र के नेता हैं जो अपने को किसानों के नेता मानते हैं उनसे पूछिए ना कि क्यों नहीं हुआ। पूछिए दिग्विजय सिंह से, पूछिए कमलनाथ से जो दिन रात खेती करते बड़ी मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उनसे पूछिए। जो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता होकर के वकालत करते हैं उनसे पूछिए कि वकालत की खेती से वो कैसे किसानों को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं, उनसे पूछिए ना उनकी सरकार ने क्यों नहीं किया। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो लड़ रहे थे और हमारी जहां सरकारें वहां हमने करके दिखा दिया है, कुछ करके दिखा दिया। हमने बंगाल के अंदर एक इंच जमीन बांट करके, कोई वहां जमीन की जायदाद को लेकर कत्ल नहीं होता है और सब जगह कत्ल होते हैं, भाई भाई में कत्ल होता है, वहां कत्ल नहीं होते क्योंकि हमने भूमि सुधार लागू कर। सर एक सवाल, संयुक्त किसान मोर्चा का लक्ष्य एमएसपी दिलवाना है या स्वामीनाथन आयोग को लागू करना? दो में से एक बात बताइए, पहले क्या चाहेंगे आप? बिना संयुक्त किसान मोर्चे का लक्ष्य स्वामीनाथन आयोग को लागू करवाना है और बिना स्वामीनाथन आयोग के लागू किए एमएसपी C2+15 नहीं मिल सकता। बहुत सही। सर क्या आप ये बताएंगे कि इस वक्त जो है जो किसानों का मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें किसी तरह का जो है संघर्ष को या प्लानिंग को या आंदोलन को लेके कोई मतभेद या मनभेद है? अरे भाई, पार्लियामेंट में मनभेद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी को अपनी जकड़ में, अपनी बाहों में बांध करके बैठे, उसके बाद भी गडकरी क्या बोलते हैं जी। ये सब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बोलने दो इनको। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ 550 से ज्यादा संगठन, हाँ मतभेद तो होगा ही, लेकिन ऐसा कोई मतभेद नहीं है जो हमारे संघर्ष को रोक रहा है। हम सब लोग संघर्ष के मैदान में एकताबद्ध। अब संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली को कब घेरने का काम करेगा? ये हम तय कर रहे हैं और बात बताएंगे। ये सरकार का कार्यक्रम मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद।